ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तैयारियां और इसके राजनीतिक प्रभाव पर। चुनावी माहौल गर्म है, खासकर जब चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों की घोषणा कर दी है। हम जानेंगे कि पिछले चुनावों के अनुभव कैसे इस बार के मतदान को प्रभावित करेंगे और क्या नए समीकरण हमें देखने को मिलेंगे। आज हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। राउत जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि कितने चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हैं इसके लिए की जा रही। चुनाव एक प्रक्रिया है जो कि भारत की अभी जीन में आ चुका है। मतलब चुनाव होते रहते हैं। आप तो कुछ दिन पहले देखे होंगे हमारे गर्मी के समय में मई जून में देश में राष्ट्रीय चुनाव जो है लोकसभा के हुआ था। उसके बाद बहुमूल्य चुनाव हुए जिसका कि एक अलग इम्प्लीकेशन है और अलग प्रभाव है। जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन, उसके साथ हरियाणा का भी हुआ, अभी खत्म होकर उसका रिजल्ट निकले हैं, सरकार बन रहे हैं वहाँ। और अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो रहे हैं जी। महाराष्ट्र आपको शायद पता ही होगा, श्रोताओं को बता दें कि देश की सेकंड सबसे बड़ा स्टेट है जी। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के नाम आता है। और वहाँ सीट के हिसाब से देखें, अभी तो 288 सीटें है क्योंकि वो असेंबली इलेक्शन का चल रहा है। लेकिन राजनीतिक हिसाब से देखें और आकार के हिसाब से देखें और तरह तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी है देखें, अपने आप में कान लेता है। और झारखंड जो है, जो ईस्टर्न साइड में होता है, वो ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ बहुत ज्यादा है जी। और थोड़ा इंटीरियर है। तो इसीलिए आपने चरणों की बात किया, तो 2 चरणों में झारखंड के चुनाव हो रहे हैं, जो 13 और 20 को। तो ये मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि झारखंड में जो पिछले बार कई चरणों में हुआ था, उस हिसाब से इसको 2 चरण में रखा गया है। और बार बार इस आर्गुमेंट को सामने लाया जा रहा है कि जो बहुत ज्यादा चरण होने से बाकी गवर्नेंस और दूसरी चीजें रोक जाता है, तो कम से कम चरण होना चाहिए। लेकिन कई सारे उसके कंपल्सन्स होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का अवेलेबिलिटी और बहुत सारे चीज होते हैं। लेकिन ये सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी एक निर्णय किया गया है कि 1 चरण महाराष्ट्र, 2 चरण झारखंड बहुत अच्छे अप्रोप्रिएट हैं। और सबसे बढ़िया, एक बार इस समय मौसम भी ठीक ठाक रहता है। और सबसे बड़ी मिसाल अभी हाल ही में हमने जम्मू एंड कश्मीर में देखा है कि जहां तरह तरह की चुनौती का बात हो रहा था, कुछ देश की कुछ लोग कुछ बात कर रहे थे, विदेश से भी कुछ लोग नजर रख रहे थे, लेकिन वहां चुनाव हुआ और जम्मू एंड कश्मीर के लोग ने ये सामने एक प्रमाण दिया कि नो, वो भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में बैलेट को साथ में लेके आगे अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और झारखंड में एक ट्राइबल पॉपुलेशन का उसका एक अलग डायनामिक्स है, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, और बाकी वहां भी अलायंसेस भी एक अलग हैं। और इंटीरियर एरिया में वोटिंग का एक दूसरा चैलेंजेस है। मुझे लग रहा है कि फिर एक बार देश के चुनाव जो है, चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रबंधन अपने आप को प्रमाणित करेगा बहुत बढ़िया तरह से, जैसे बार बार कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने महाराष्ट्र और झारखंड के मतदाताओं से अपील भी की कि बड़ी संख्या में भाग लें। खासतौर पर मैं पूछना चाहूंगा कि वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए, उनके लिए क्या खास किया जा रहा है जिससे कि वो भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकें। जो 50, 60 साल, 70 साल से भारतीय चुनाव को देख रहे हैं, वो देखेंगे कि कितने परिवर्तन हो गया है। ईज ऑफ वोटिंग जिसको बोलते हैं, पोलिंग में रजिस्ट्रेशन करने से लेके, पंजीकरण से लेके, पोलिंग स्टेशन में आके वोट पहले डालते थे बैलेट बॉक्स में, आजकल बटन दबाते हैं ईवीएम। ये सारे चीज को ऐसे सहज बनाया गया है धीरे धीरे। और वोटर के पास जाने के लिए, वोटर को अपनाने के लिए, वोटर को पोलिंग स्टेशन में ठीक से लेके वोट दिलवा के फिर घर भेजने के लिए, ये सब चीज में इलेक्शन कमीशन जितना काम किया है, खास करके एक स्वीप प्रोग्राम शुरू किया गया था 2009-10 में, उसी से हुआ कि वोटर सेंसिटिविटी, इलेक्शन जो होता है वोटर के लिए है, ये इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है। ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं होता है या जो प्रबंधन के लिए नहीं होता है, ये तो लोगों के लिए होता है, वोटर के लिए होता है चुनाव। तो वोटर कैसे, वोटर इज द किंग, तो वो आके कैसे बढ़िया से आके वोट देके जा पाए, उसके लिए तरह तरह के बंदोबस्त किया जाता है।
उसको सूचनाएं दिया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उस सबसे बड़ी उसको फैसिलिटेट दिया जाता है। आप वोटिंग आज केंद्र में जाएंगे, सारे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जो आपको सब मिलेगा, पानी मिलेगा, शेड मिलेगा, क्यू में आपका तकलीफ कम से कम होगा। हमारे जो महिलाएं हैं उनकी खास जरूरत को ध्यान रखा जाएगा, माइनॉरिटीज का जरूरत को ध्यान रखा जाता है और कोई से डर के माहौल जैसे नहीं रहे, इसलिए सिक्योरिटी का प्रबंधन होता है। और हर जगह जैसे आपने थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो हैं उनके लिए रैंप हो, ब्रेल हो या उनको व्हील चेयर हो और घर से लाने का फैसिलिटी हो, और सबसे जो आ नहीं पाए, ये तो बहुत बड़ा है। दुनिया में ऐसे मिसाल कहाँ है ही नहीं। जो हमारे जो सीनियर सिटीजन 85 हो गए, जो बहुत अपना उम्र की हिसाब से या तबीयत खराब के हिसाब से, तो उनको घर से भी वोट देंगे। इसे कहाँ मिसाल है। पूरा घर को पोलिंग पार्टी जाएगा और वही जितना पोलिंग टीम रहता है, सारे ऑफिसर्स वही रहेंगे, सिक्योरिटी भी साथ में होगा, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट रहना है तो रहेगा, वो जाके घर से वोट लेके आएंगे। ये तो एक बहुत बड़ा हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा खूबी है कि हर वोट को महत्व देना, हर एक वोट जरूरी, कोई भी ना छूटे, उसी बात को कायम करके इलेक्शन का प्रबंधन चल रहा है। लेकिन लोगों का भी कुछ बनता है। यह जो वोटिंग आपका बहुमूल्य अधिकार है, बहुमूल्य दायित्व है। इसीलिए महाराष्ट्र की जो अर्बन पाती है, शहरी उदासीनता, उसके साथ दूसरों का भी बात हो सकता है। बेंगलुरु का बात हो सकता है, हैदराबाद की बात हो सकता है, अहमदाबाद, राजकोट की बात हो सकता है, इवन हिमाचल में जो रिकॉर्ड वोटिंग होता है उसमें शिमला की बात हो सकता है। अभी देखिए, अभी चुनाव गया है थोड़ी दिन पहले, अभी वहाँ पंचकुला, हरियाणा की बात कह रहा हूँ, पंचकुला या अपना गुड़गांव या फरीदाबाद, उनका देखिए जो स्टेट की टर्नआउट होता है उसमें से 10-15% कम वोटिंग होता है शहरों में। मतलब गांव के लोग आगे, शहर के लोग पीछे। ये एक विडंबना है। इसीलिए विडंबना है कि शहर वाले जो हैं ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ज्यादातर, और ज्यादा उनके पास पैसा होता है। आजकल माना गया है कि भारत की जो जीडीपी है उसका 65-70% शहरों से आता है। और ऐसे अगर होता है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। और वोट देने की टीम हर तरह का एक्सक्यूज होता है, साहब गर्मी है, कोर्ट में क्यू में लाइन लंबी है, आप देखिए दूर है, ये सारे चीज आता है। और उन लोगों से आता है भगवान की कृपा से जिनके पास सारे कुछ सहूलियत है। फिर भी ये शहरी उदासीनता को निपटाने के लिए प्रबंधन की तरफ से तरह तरह के बंदोबस्त किया जाता है कि जैसे वो आके शहर के लोग अपने आके बढ़िया से अपना गाड़ी लेके आए, पार्किंग करे, क्यू में उसको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े, वो अपना पोलिंग स्टेशन जा पाए। और उनकी अगर मान लो रेसिडेंशियल एरिया में पोलिंग स्टेशन नहीं है तो पोलिंग स्टेशन वहां भी लगा दो। तरह तरह की कोशिश चल रहा है। साइंटिफिक एनालिसिस होता है कि भाई कहाँ लोग वोटिंग नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं शहरों में, वहां बंदोबस्त होता है। लेकिन लोगों का भी कुछ दायित्व बनता है, जो कि खास करके मिडिल क्लास पढ़े लिखे लोग हैं। 2019 में मान लो कि 60% से थोड़े ज्यादा हुआ था पूरा महाराष्ट्र में जो वोटर टर्नआउट की आंकड़े में बता रहा हूँ। लेकिन आप कुछ उसमें से हैं, कोलाबा वगैरह सब हैं, जहाँ 40%, 41%, 42% आप इमेजिन कर सकते हैं। और वो मुंबई शहर के जो केंद्र हैं, जो वो सबसे जो इलीट या सबसे जो तथाकथित बड़े लोग जहाँ रहते हैं, वो जगह की वोटर्स हैं जो कि 40, 41, 42%, 20% कम वोट देते हैं। तो मैं सोचता हूँ इस बार, और इन्होंने इस बार तो मेट्रो के कमिश्नर्स को इन्वॉल्व किया है कि भाई आप लोग खाली हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर नहीं, मेट्रो की कमिश्नर का भी कोई दायित्व होना चाहिए वोटिंग के लिए। सब कुछ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारीगण और जो उनके तरफ से प्रयास है। लेकिन लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए, शहरों में खास करके थाने, पुणे, आप जहां भी बताएं, मुंबई के एरिया सारे में आना चाहिए। इवन अगर हम झारखंड की बात कहें तो रांची, जमशेदपुर, ये सब से भी लोग बाहर के अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। अब रुक करते हैं हम रांची झारखंड का। के लाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। के जमीन पे क्या मुद्दे हैं लोगों के और क्या उम्मीदें हैं उनके उम्मीदवारों से? ये जो आने वाला झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार प्रमुख रूप से 3 मुद्दे जो है छाए रहने की संभावना है। पहला मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ, दूसरा है हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला, और कैश ट्रांसफर स्कीम को लेकर भाजपा और जेएमएम के बीच अपमैनशिप। मैं ये बताऊं कि संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा भाजपा लगातार उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि इन क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या में कमी आ रही है, जबकि घुसपैठियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। भाजपा का हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप है कि घुसपैठियों के कारण इन इलाकों में
आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया है। भ्रष्टाचार के मामले की चर्चा करें। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इस बार चुनाव प्रचार में जोर शोर से उठाया जाएगा। हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं, जबकि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आलमगीर आलम कमीशन घोटाले में अभी भी जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 35 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसको लेकर के भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। प्रश्न पत्र लीक कांड और उत्पाद सिपाही के भर्ती अभियान के दौरान 15 उम्मीदवारों को ही मौत को लेकर भी विपक्षी दल सोरेन सरकार को कटघरे में लाएगी और मासिक ट्रांसफर स्कीम को लेकर के भी भाजपा और जेएमएम आमने सामने है। दरअसल हेमंत सोरेन ने 18 से 50 वर्ष की प्रत्येक महिला के खाते में प्रति माह 1000 रुपया देने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। उसके जवाब में भाजपा ने घोषणा किया है कि यदि पार्टी की सरकार बनी तो गोगो दीदी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत योग्य महिला को डीबीटी ट्रांसफर के जरिए प्रति माह 2100 रुपये दी जाएगी। इस घोषणा के बाद झारखंड मंत्रिमंडल ने 1000 की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। इसलिए ये जो कैश ट्रांसफर का स्कीम को लेकर के भाजपा और जेएमएम आमने सामने। जी धन्यवाद के। अब हम रुख करते हैं मुंबई का। मुंबई से हमारे साथ प्रार्थना जुड़ी हुई है। प्रार्थना, पिछले 5 साल में महाराष्ट्र में काफी राजनीतिक उथल पुथल देखी गई है, तो वहाँ क्या समीकरण आपको बनते नजर आ रहे हैं? अगर हम 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा से शुरू करें तो 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54, कांग्रेस को 44 और अन्य को 29 सीटें मिली थी। हालांकि बीजेपी और शिवसेना ने उस समय एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन काफी उथल पुथल के बीच आखिरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी थी, जिसे महाविकास अघाड़ी कह रहे थे वो लोग। लगभग 2.5 साल के बाद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों ने विद्रोह कर दिया और महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। इसके बाद महायुति की सरकार बनी। इसमें एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और इसके कुछ ही दिनों बाद जुलाई 2023 में हमने देखा कि अजीत पवार ने कुछ अपने समर्थकों के साथ महायुति सरकार में वे शामिल हो गए और वे स्वयं उस समय उप मुख्यमंत्री बने। वे अभी हमारे यहाँ सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। अब अगर हाल में ही हुए लोकसभा चुनावों की बात करें तो एनडीए को 17 सीटें मिली थी और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के पास 30 सीटें आई थी। पर अगर 2019 के चुनावों की तुलना में हम इन चुनावों की बात करें तो समीकरण बिल्कुल अलग है। एनसीपी और शिवसेना 2 अलग अलग पार्टियों के तौर पर इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगी। धन्यवाद प्रार्थना। अब हम रुख करते हैं नागपुर का। नागपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता धनंजय जुड़े हुए। धनंजय, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जमीन पर और क्या उम्मीदवारों की प्रति उम्मीदें हैं मतदाताओं की? महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र जो है वहां पर 62 सीट है विधानसभा की। उसमें से सबसे ज्यादा 12 जो सीट है वो नागपुर में है और नागपुर शहर में जो प्रमुख मुद्दे जो कहे जा सकते हैं कि बारिश के वक्त जल जमाव, ट्रैफिक की समस्या तथा नागपुर में युवाओं की रोजगार की समस्या मौजूद है। तो बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहाँ पे सोयाबीन तथा कपास की जो फसलें हैं उनकी कीमतें, फिर सूखा और भारी वर्षा के कारण फसलों का नुकसान, यह मुद्दे भारी साबित हो सकते हैं। जी स्पर्श। राउत जी, आप क्योंकि निर्वाचन आयोग के पूर्व डीजी रहे हैं, तो आपकी क्या मतदाताओं से अपील है इस बार के चुनावों के लिए? एक बहुत बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो फादर्स हैं, हमारा जो देश को बनाए हैं, जो संविधान को बनाए हैं, वो लोगों के हाथ में इतना बड़ा तोहफा दिया है जो कि शायद हम समझते ही नहीं है कभी कभी। दूसरा देश में इतना जल्दी सब लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं मिला है। हमारा 18 साल से कोई भी ऊपर है तो उसको अपना वोट देके भविष्य बनाने का, सरकार बनाने का अधिकार है। तो इसको हम गंवाएंगे क्यों? इसको बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए। वोट अनमोल है, वोट जाके सब दें और अपना अधिकार जमाएं और अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनें। तो श्रोताओं, अब वक्त है आज की चर्चा को यहीं विराम देने का और अक्षय राउत जी, आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे महाराष्ट्र और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है
airnhdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।